बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस की फ़ाइनल टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 68 और 69 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 68 और 69 में हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को पढ़ा, कंट्रावेरिएंट डिफरेंशिएशन को पढ़ा, हमने कॉमा और सेमीकोलन का मीनिंग देखा कि क्या होता है। आज हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन बेसिकली इनर प्रोडक्ट है दो टेंसर्स का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये इनर प्रोडक्ट है एक टेंसर का दूसरे टेंसर के साथ। यानी अगर दो टेंसर प्रोडक्ट कर रहे हों तो उन प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये अब आगे हम देखते हैं। जैसे आपके पास एक टेंसर t है i कोवेरिएंट r यानी r के रिस्पेक्ट, और एक टेंसर आपका टेंजेंट वेक्टर ये दिया हुआ है। ये दो वेक्टर हैं, अगर इनको यानी इस वेक्टर को और इस वेक्टर को हम प्रोडक्ट इसका ले लेते हैं इनर प्रोडक्ट, एक टेंजेंट वेक्टर का और एक टी आई जे एक टेंसर t का, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम नाम देंगे एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का। एक चीज़ जो यहाँ याद रखने वाली है कि अब इन दो टेंसर का जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका रैंक भी उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल टेंसर का होगा। यानी अगर इसका रैंक 1 है तो रिज़ल्ट में जो टेंसर आएगा, रिज़ल्ट में जो आंसर आएगा उसका भी रैंक 1 ही होगा। क्लियर हो गया? पहली बात ये क्लियर हो गई कि ये दो वेक्टर्स या दो टेंसर्स का इनर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन अलोंग अ कर्व। ठीक है। अच्छा, अब इनर प्रोडक्ट लेना कैसे है? इनर प्रोडक्ट करने के लिए जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपने इंडेक्स बराबर करने होते हैं। यानी इस टी आई और इस डी एक्स, ये टेंजेंट वेक्टर है, इनका जब इनको आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आर और ये वाला आई, यानी ये जे और आई, ये दोनों आपने क्या करने हैं? सेम करने होते हैं। ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा जब ये इनर प्रोडक्ट में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब ये इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं कि इसको एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन में कैसे हम लेके आएंगे। उसके लिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी आई जे विद द टेंजेंट वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ये वही चीज़ है, लेकिन अब हम ये देखें, अब बाद में जो आंसर आता है वो एब्सोल्यूट में आता है। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि जब इनका प्रोडक्ट लिया जाता है तो इसका आंसर एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन में आता है। ये अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करने से पहले ये हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इससे पहले देखा हुआ है, इसका ये रिज़ल्ट आपको पता है पहले भी, ये मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है और ट्रिक भी बताया था। ट्रिक मैंने बताया था, अगर तो दो इंडेक्स हैं टोटल विद इंक्लूडिंग जो डिफरेंशिएशन वाला है तो दो टर्म ही इन्वॉल्व होंगी, तीन होंगी तो तीन टर्म इन्वॉल्व होंगी, तीन इंडेक्स होंगे। तो इसको मैंने आपको बोला था कि ये पहले तो एज इट एज ही लिखते हैं। ये अगर आपका कोवेरिएंट यानी सेमीकोलन में है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपका विदाउट यानी पार्शियल में आ जाता है, यानी कम में आ जाता है। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पीछे भी, इसको हमने इस टर्म में लिखा हुआ है। और प्लस अगर तो मैंने बोला था कोवेरिएंट होता तो माइनस करते ही, नीचे दोनों इंडेक्स हो तो माइनस करते हैं। अगर
एक ऊपर एक नीचे हो तो प्लस करते हैं, और साथ में आपका ये क्रिस्टोफर सिंबल भी इन्वॉल्व होता है। और क्रिस्टोफर सिंबल में भी वही आपने जिस तरह की इसकी डायरेक्शन है उसी तरह आप इसको लिखेंगे, यानी ये जो इंडेक्स हैं आई और जे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें भी 2 इंडेक्स होने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तीसरी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं टी, और साथ इधर आर लगा रहे हैं तो इधर भी आर आ जाएगा। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल है। चलें जी, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के लिए हमने क्या करनी है, इनकी टर्म बराबर कर लेनी है, ठीक है। अगर ये जे है तो ये भी जे होना चाहिए, ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसका तो फार्मूला लिखेंगे एज इट एज, ये साथ टर्म वैसे ही आ जाएगा। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म्स आपकी आ जाती हैं। तो इन टर्म्स को फाइनली हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का, यानी फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, और इसी आंसर को हमने क्या नाम दे दिया, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का नाम दे दिया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब ये आपने फार्मूला अब याद रखना है कि एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला कैसे बनेगा। एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला एज इट एज जैसे आप कोवेरिएंट का बनाते हैं इसमें भी वैसे ही बनेगा, यानी पार्शियल डेल्टा टी आई और डेल्टा टी, ये स्मॉल टी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये इज इक्वल टू होगा डी और डी टी, जो आपका टेंसर है टी आई, प्लस कौन सा सिंबल आपका आ जाएगा, क्रिस्टोफर सिंबल आई आर जे टी आर। यानी इन शॉर्ट ये कि ये जो आपने फार्मूला पर बनाया हुआ था कोवेरिएंट वेक्टर के साथ, इसमें भी वही आ जाता है आपका, ठीक है। लेकिन साथ में ये टी आर के साथ ये जो टर्म होती है इधर आ जाती है। ये सिंपली अब आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखने की ऐसे चरटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अगर इसका फार्मूला याद है तो आप इजीली ये फार्मूला बना देते हैं। जस्ट इसका फार्मूला पुट करके मल्टीप्लाई ही करना और कुछ नहीं करना। इसी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का, ठीक है जी। इसमें कोई चीज़ ना समझ आने वाली तो नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आगे हम फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास 2 टेंसर हैं टी एंड एस, तो उनके रूल देख लेते हैं टेंसर डिफरेंशिएशन के। तो बेसिक रूल वही हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं कि अगर 2 टर्म आपस में ऐड हो रही हों तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, यानी पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे, प्लस पहले वैसे का वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, यानी यू डॉट वी फॉर्म। इसमें भी यू डॉट वी फॉर्म ही बनेगा, एज इट एज ही आएगा। इनर और आउटर प्रोडक्ट का सेम रूल होगा। इसी तरह एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन में भी वही है कि अगर ऐड हो रहे हो तो उनको हम अलग अलग ऐड कर सकते हैं। आउटर प्रोडक्ट में भी उसी तरह आप यू डॉट वी फॉर्म लगाएंगे, यानी यू का डेरिवेटिव वी वैसे का वैसे ही, प्लस यू वैसे का वैसे वी का डेरिवेटिव, इसमें भी वैसे ही आएगा, सेम रूल ही होंगे दोनों के, ठीक है जी, क्लियर हो गया। टॉर्शन टेंसर्स क्या होते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे क्रिस्टोफर सिंबल थे उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती थी सिमेट्रिक की, यानी बीटा आर इज इक्वल टू आर बीटा एक ही चीज़ है, यानी ये 2 इंडेक्स में ये सिमेट्रिक थे, ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। अगर तो ये टॉर्शन फ्री स्पेस हो तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, सिमेट्रिक होंगे। लेकिन अगर ये आपकी स्पेस टॉर्शन है तो उस सूरत में ये बराबर नहीं होंगे, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो उस सूरत में अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आएगा, टेंसर टी के, ठीक है जी। तो ये इसको बनाने का ट्रिक सिंपल ही है कि ये तो आप 2 ले लें जो कि नॉट सिमेट्रिक है, मिक्स टेंसर सेकंड क्रिस्टोफर सिंबल वाले, इज इक्वल टू कर देंगे सेम यही बीटा अल्फ़ा बीटा गैमा कर देंगे, टेंसर टी आ जाएगा आपका, यानी टेंसर टी अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल अल्फ़ा बीटा गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा बीटा। थोड़ा चेंज करना है ऑर्डर इसका चूँकि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 68 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। अब एक्सेलरेशन भी बेसिकली प्रोडक्ट ही होता है 2 टेंसर्स का। ये
अगर आपको इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी बेसिकली प्रोडक्ट ही है दो टेंसर्स का, ठीक है। तो ये भी एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ही होगा इसका भी, वो हम देख लेते हैं। ये हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है डी और डी टी डी एक्स आई, यानी वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव ले तो एक्सेलरेशन बन जाता है। ये हमारा वेलोसिटी कहलाता है, आपको पता ही है एक्स आई सिस्टम में। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है, इसको हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। और इसकी अगर हमने लेंथ लेनी हो तो लेंथ का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ए आई इंटू ए जे। यानी लेंथ कैसे निकालनी है, आपने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आई और एक्स जे सिस्टम में मल्टीप्लाई करके साथ में इसका डेल्टा आई जे साथ ले लेना है। तो ये दो फार्मूले हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं किस टर्म में, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन की टर्म में। ये हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है, तो इसको हम डी और डी टी को डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन इसकी इक्वल है। अब ये हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर का जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट अगर हमने देखा पीछे फार्मूला, ये हमने प्रूव किया था। जस्ट यहाँ पर टी था तो यहाँ डी एक्स आई और डी टी आ गया। ये पीछे अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला हमने प्रूव किया था। जस्ट क्या है, टी की जगह डी एक्स और डी टी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेसमेंट करेंगे। तो टेंसर टी की जगह ये वेक्टर लगा देंगे, बाकी सारा फार्मूला वही अब बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ आ जाएगी, एक क्रिस्टोफल सिंबल आ गया, यानी फाइनली आपका ये आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन ए का इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन या इन टर्म ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। क्लियर हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। चले मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ ग्रीन में, ताकि फाइनल टर्म की जो वीडियो बनेगी एमसीक्यू की उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। टॉर्शन टेंसर का भी पता चल गया, ये बाप का वेक्टर का आ गया, इसका एक्सेलरेशन का सारी ये, ठीक है जी। और इसकी लेंथ, अब लेंथ ए आई जे और यहाँ पर डेल्टा था, चूँकि यहाँ क्रिस्टोफल सिंबल हो रहा है यूज़, तो इसमें मीट्रिक टेंसर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जी आई जे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अ पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग द सर्कुलर आर्क गिवन बाय पैरामीट्रिक इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बाय x1 x2 x3। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको पता है x1 r थीटा और फाई की इक्वल होता है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, r थीटा और फाई सिस्टम पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो x1 यहाँ पर r है, x2 आपका थीटा है और x3 आपका फाई है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये देने के बाद उसने बोला है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्सेलरेशन चूँकि डिफरेंट 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपने इसके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने हैं इस फार्मूले में। यानी ये G11 G11 A1, ठीक है, इसी तरह प्लस G22 A2, ठीक है। यानी फाइनली अगर मैं आपको यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, चूँकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो इसके लिए हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी वेरिएशन देंगे। अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब है हमें पहले A1 निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। A1 निकालने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। कौन सा, अभी जो हमने पढ़ा था
A11 इसका क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा सारा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि जो x1 है वो आपका कांस्टेंट है, x1 b है ना, तो b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो ही आ जाता है। क्लियर हो गया। बाकी आपने ये क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टोफर सिंबल, सेकंड काइंड का जो क्रिस्टोफर सिंबल है, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब इसका भी फार्मूला आपको आता होगा, ये पीछे पड़ा हुआ है, ये 1 1। इसकी वैल्यूज़ हो सकता है पेपर में दी जाए आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे 1 2 2 की, 1 2 2, ये माइनस एक्स है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो A1 निकल आएगा। इसी तरह हम A2 निकालेंगे, A2 का भी फार्मूला ये बन जाएगा आपका। इसमें भी आप क्रिस्टोफर सिंबल की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको पेपर में दी जाएंगी, अगर ना भी दी जाए तो आप निकाल सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। A3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब G11 निकालना है। अब G11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें ये पता है कि x1 तो आपका b है। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन लें तो 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन b के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह G22 निकालेंगे, उसका भी आपका क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह G33 निकालेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पर आपने पुट कर देनी है, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ